नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे पीएफआई यानी पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिस पे आज बैन लगा दिया गया है। पीएफआई और इससे जुड़े करीब आधा दर्जन उन संगठनों पर जिनकी गतिविधियां संदेहास्पद थी, आज केंद्र सरकार ने तमाम पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने तथा रिपोर्ट की पड़ताल करने के बाद 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध का समर्थन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार तथा कर्नाटक सरकार ने किया है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर केंद्र सरकार ने एक तरह से देश विरोधी गतिविधियों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सरोकारों पर अंकुश लगाने का काम किया है। अब यह अलग बात है कि इस प्रतिबंध का सियासी दल किस तरह से आकलन करते हैं, किस तरह से अवलोकन करते हैं तथा अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करते हैं। वैसे भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्र भले ही कोई हो, सरकार के इस कदम का स्वागत करना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और पीएफआई की गतिविधियां राष्ट्रीय एकता तथा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इसलिए खतरनाक हो गई थी क्योंकि इस संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने की फंडिंग विदेशों से हो रही थी। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पीएफआई के जरिए हमारे देश में अस्थिरता और शांति उत्पन्न करने का ताना बाना बुन रहे थे, तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो धरपकड़ हुई है तथा दस्तावेज जो मिले हैं वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आ रहे हैं। वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि पीएफआई के इरादे किसी भी लिहाज से राष्ट्रहित के पक्षधर नहीं थे। तभी तो जांच एजेंसियों को ये स्पष्ट करना पड़ा कि पर्याप्त सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां की गई। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशों से पैसा मंगाते थे और उससे यहाँ के नवयुवकों को भ्रमित करने का कार्य करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे। वैसे मैं इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि पीएफआई के कुछ सदस्य सीमा पार के आतंकी गुटों से भी मिले हुए थे। वैसे इस प्रतिबंध पर अभी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मुस्लिम विरोधी खास एजेंडे को बढ़ाने के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। अपनी अपनी बातें हैं, बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार, अपने हिसाब से लोग इसको व्याख्यातित करेंगे, लेकिन इससे जांच एजेंसियों पर कतई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उन्हें अपना काम पूरी ईमानदारी और सबूतों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि ये मामले अभी अदालत के सामने नहीं जाएंगे। अदालतें अपना फैसला गवाहों और सबूतों के साथ ही अभियोजन की सशक्त पैरवी के बाद ही कर पाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। जांच एजेंसियों को इसके लिए भी कठिन परिश्रम करना होगा। ईमानदार अधिकारियों को तरजीह देनी होगी, क्योंकि देश में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो देश को बेच सकते हैं, कानून का मखौल उड़ा सकते हैं। इसलिए ऐसे अधिकारियों को चुनना होगा इस काम के लिए जो ईमानदार हों तथा अदालत के सामने मजबूती से अपना पक्ष रख सकें और अभियुक्तों को सजा दिला सकें। बताते चलें कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में लखनऊ की अदालत में जो चार्जशीट दाखिल किया था, तो उसमें बताया था कि पीएफआई को संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और बहरीन जैसे देशों से हवाला के जरिए फंडिंग होती है, तो इसके टेरर फंडिंग के पूरे सबूत उसके पास है। जब इस तरह के आरोप ईडी ने चार्जशीट में लगाए हैं, तो यकीनन उनके पास आधार होगा, सबूत होंगे। अभी इन सबूतों के आधार पर ही अदालत अपना निर्णय लेगी। ऐसे में जांच एजेंसियों को बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी और ये प्रयास करना होगा कि अभियोजन लगाए गए आरोपों को सही सिद्ध कर सके। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। पीएफआई की गतिविधियां 2-4 दिन में नहीं हुई, साल 2 साल में नहीं हुई।
आपको याद होगा केरल सरकार ने 2014 में हाई कोर्ट को दिए एक शपथ पत्र में बताया था कि राजनीति से जुड़े 27 लोगों की हत्या में पीएफआई के सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व रहे। शपथ पत्र में यह भी बताया गया कि हत्या की 86 कोशिशों में भी 86 कोशिशों में भी इस संगठन के लोग शामिल रहे हैं। वहीं सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के 125 मामले हैं। अब ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठन पर यदि कार्रवाई न की जाती, उस पर बैन न लगाया जाता, तो ये एक तरह से सरकार की आत्महत्या जैसा होता। वैसे पीएफआई पर इस तरह के आरोप 2010 में भी लगे थे और बताया गया था कि उसके तार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़े। लेकिन उस समय की सरकारों ने इच्छा शक्ति के अभाव में या पॉलिटिकल कारणों से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, सख्ती नहीं की और इसकी बेल आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। वैसे ये भी हो सकता है कि उस समय की सरकारें शायद न चाहती थी कि मुस्लिम समाज के लोगों में ऐसा मैसेज जाए कि सरकार मुसलमानों के साथ सख्ती का व्यवहार कर रही है और उनकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह कर रही। आप सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार को इतना कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा। तो उसका कारण यह है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े ज्यादातर मामलों में कहीं न कहीं पीएफआई की भूमिका सामने आई है। जांच एजेंसियां एनआईए के मुताबिक देशव्यापी प्रदर्शन में पीएफआई के लोग सक्रिय हो जाते हैं और उनको फंडिंग विदेशों से होती है। इसके अलावा पीएफआई मुस्लिम युवाओं को धर्म का वास्ता देकर कट्टरता की ओर ढकेलती है तथा युवाओं को लश्कर जैसे बड़े आतंकी संगठनों से जोड़ने का भी काम करती है। इतना ही नहीं, नवयुवकों का ब्रेन वॉश करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं। इनके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था की जाती है। इनको इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो पूरे आपके परिवार की सुरक्षा होगी, रक्षा होगी और धन का कोई अभाव नहीं होगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार का ये कदम न केवल ऐतिहासिक है बल्कि राष्ट्रहित में भी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का समाप्त करना तथा पीएफआई पर प्रतिबंध लगा देना, दोनों ही मुद्दे क्योंकि राष्ट्र हित से जुड़े हैं, इसलिए इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही वक्त की मांग है। नमस्कार।